हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैट्स ग्रुप पर। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं सीटेट 2016 का क्वेश्चन पेपर जो कि फेब मंथ के अंदर कंडक्ट हुआ था और ये पेपर फर्स्ट है यानी कि पीआरटी लेवल। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर इससे पहले आपने पहला पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का तो वो भी देख लेना। 1 से 15 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवाए हुए हैं। आज हम करेंगे 16 से लेकर 30 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आज हम करने वाले हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर सीडीपी। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और पीआरटी लेवल है। ये फेब मंथ के अंदर कंडक्ट हुआ था, फरवरी मंथ के अंदर। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक और 1 से लेकर 15 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल टैट्स ग्रुप पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। 15 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो बेसिकली क्या करके बच्चे जो है सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चे जो है इंटरेक्ट करके दूसरों के साथ, एडल्ट के साथ, अपने पीयर्स ग्रुप के अंदर दूसरों से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखेगा। बच्चा जब दूसरों से डायलॉग करेगा, कम्युनिकेट करेगा किसी भी टॉपिक के अंदर तो उसकी भाषा इंप्रूव होगी, उसका कम्युनिकेशन लेवल इंप्रूव होगा। बाई जो सेकंड जो ऑप्शन है मैच्योरेशन, इमिटेशन, रीइंफोर्समेंट, ये काफ़ी नेगेटिव ऑप्शंस हैं। मैच्योरेशन, इमिटेशन करना मतलब नकल करना सीख जाता है बच्चा। रीइंफोर्समेंट आपको करनी नहीं है, बच्चा लालची हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटरेक्टिंग। ठीक है, उसका सोशलाइजेशन भी होगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कोहलबर्ग हैज़ गिवन। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो बेसिकली कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है? तो बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नैतिक विकास के चरण उन्होंने स्टैब्लिश किए थे। ठीक है, कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो प्रिंसिपल नहीं पढ़े हैं अच्छे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने जो है नैतिक तर्क और बेसिकली रीजनिंग डिलेमास के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जल्दी से। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा पढ़ लें। आपके सामने है स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज इलस्ट्रेट ऑफ ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो कि बेसिकली इलस्ट्रेट करती है कि वो एक पर्टिकुलर चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम क्या होता है दोस्तों? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो होता है जहाँ पे चिल्ड्रन की चलती है, जहाँ पे स्टूडेंट के पॉइंट्स को हम आगे रखते हैं। जो डेमोक्रेटिक क्लास होती है, जहाँ पे प्रजातंत्र है, उसे हम चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कहेंगे। तो बेसिकली इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम प्रदर्शित हो रही है? तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है कि बेसिकली सेकंड इज द राइट आंसर। एक क्लास इन विच द स्टूडेंट आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप। तो बेसिकली एक ऐसी क्लास जहाँ पे बच्चे ग्रुप बना के बैठे हुए हैं और बेसिकली टीचर है वो आसपास के ग्रुप को जो है व्यू करता है, घूम घूम के देखता है कि बच्चे जो है उस ग्रुप के अंदर जो एक्टिविटी बच्चों को दी हुई है वो अच्छे ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसे हम कहेंगे एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। बाकी आप देख सकते हैं कि एक फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्लास इन विच द टेक्स्ट बुक इज़ द ओनली रिसोर्स। तो टेक्स्ट बुक जो है वो ओनली रिसोर्स नहीं होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी नॉलेज होती है जो बच्चों को देनी पड़ती है। ए क्लास इन विच द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इज गवर्न बाय द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। तो बिल्कुल भी नहीं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात ही नहीं करनी है हमने। ए क्लास इन विच द टीचर डिक्टेट्स एंड द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेमोराइज द नोट्स। तो यहाँ पे मेमोराइजेशन वर्ड का यूज़ हो गया, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं हो पाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह का निरीक्षण करती है। उसके बाद जल्दी से बात करते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है? तो सीधी सी बात है, अगर आपने इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाइए देख सकते हैं। सारे इंटेलिजेंस की वीडियोस मैंने बनाई हुई है। इंटेलिजेंस का एक एक पार्ट मैंने कवर किया हुआ है। तो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए इंटेलिजेंस जो है वो सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ होती है। सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ होती है, वो कोई एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती जिसको यूज़ करके बच्चा जो है नई नई चीज़ों का सृजन करता है। बेसिकली सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ को इंटेलिजेंस कहा गया है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों मूव करते हैं, दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आप कमेंट में करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा पढ़ाने का जो मेथड है आपको कैसा लगता है। अगर कोई कमी है तो बिल्कुल बताइएगा, डेफिनेटली मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। अर्ली चाइल्डहुड इज़ द पीरियड फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो अर्ली चाइल्डहुड है बेसिकली जो प्रारंभिक बचपन काल है बेसिकली वो किसके लिए सेंसिटिव है? तो बेसिकली वो भाषा के लिए सेंसिटिव है। मैंने आपको आंसर ही बता दिया कि बेसिकली जो बच्चे जो हैं भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन है वो बेसिकली वो क्या है, जो अर्ली चाइल्डहुड है वो भाषा के लिए क्या है, बड़ा ही सेंसिटिव पीरियड है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आप देखें अगर बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में चल रहा है तो उसके लिए वहाँ पे भाषा का विकास बड़ा सेंसिटिव है। बच्चे उस एज में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बच्चे जो हैं भाषा को सीख रहे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भाषा के वर्ड वो जो है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के अंदर ही सीखते हैं अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में चल रहा है आपके घर में है या फिर आप फादर हो उस बच्चे के या मदर हो, तो आपको चाहिए कि बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे बच्चे का जो भाषा कौशल है वो उतना ही इम्प्रूव होगा। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए टीचर रिमार्क्स इन ए को एजुकेशन क्लास टू बॉयज़, बी बॉयज़ एंड डू नॉट बिहेव लाइक गर्ल्स। द रिमार्क एक शिक्षिका है बेसिकली वो लड़कों से शिक्षक ये कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह जो टिप्पणी है बेसिकली किस चीज़ को बढ़ावा देगी? तो बिल्कुल सही सोचा आपने। ये जो टिप्पणी है बेसिकली एक जो टीचर है वो ये कहता है बच्चों से, लड़कों से स्पेशली कह रहा है कि बी बॉयज़ लड़के बन के रहो, डोंट बिहेव लाइक ए गर्ल। तो बेसिकली ये जो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है, ये रिफ्लेक्ट किस चीज़ को करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है स्टीरियो टाइप को, यानी कि जो जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं हमारे समाज के अंदर हमारे कल्चर के एटीट्यूड की वजह से, तो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली। ठीक है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन नेगेटिव हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। असेसमेंट क्या है, आकलन क्या है? तो बेसिकली बताइए। शुड एक्टिवली प्रमोट कम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग चिल्ड्रन। तो बेसिकली कंपटीशन ठीक होता है लेकिन कंपटीशन की जो भावना है वो इतनी सही भी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराया जाए, इसी वजह से हमें बच्चों का असेसमेंट लेना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम नैरो तरीके से देख रहे हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही ब्रॉड है। उसके बाद शुड जनरेट टेंशन, तो बिल्कुल नहीं, टेंशन को बिल्कुल भी जनरेट नहीं करता। इज़ ए वे टू इम्प्रूव लर्निंग, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, सीखने में सुधार का एक तरीका है। जस्ट आकलन असेसमेंट क्यों लेते हैं हम? अब मान लो आपने कोई बच्चों को एक चैप्टर फिनिश कराया है, ठीक है, आप ये देखना चाहते हैं कि बच्चे ने इसका कितना कॉन्सेप्ट गेन किया है, तो आप सिंपल सी बात है उसका आकलन ही करोगे। आप उसको आकलन करके ये देखने की कोशिश करोगे कि बच्चे की लर्निंग कितनी इंप्रूव है, और आप अपना भी एक प्रकार का असेसमेंट करते हो, टीचर भी अपना एक प्रकार का असेसमेंट करता है, टीचर को भी एक फीडबैक मिलता है बच्चे की तरफ से कि आपने जितने अच्छे तरीके से उसको समझाया है कि बच्चे ने उसी वे में परसीव किया है। ठीक है, तो टीचर को भी एक फीडबैक मिलती है, तो सीखने में सुधार का एक तरीका है दोनों ही तरफ से, बच्चे की तरफ से भी और टीचर की तरफ से भी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, देख लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूजन। तो बेसिकली निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कथन है जो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बेसिकली कौन सा ऐसा कथन जो है जो इंक्लूजन का अच्छे से डिस्क्राइब करता है? तो बेसिकली इट इज़ द बिलीफ दैट सम चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न एट ऑल, बिल्कुल नहीं कि सारे ही चिल्ड्रन जो हैं सीख नहीं सकते। सेकंड, इट इज़ द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। जो बेसिकली इंक्लूजन है ये एक प्रकार का दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, सभी बच्चों को सीखने का अधिकार है, सभी बच्चों के अंदर सीखने की कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, सिर्फ उनको इंक्लूड किया जाए इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सभी एक प्रकार का दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का एक अधिकार है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24। टू कैटर टू द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड ए टीचर शुड। जो वंचित वर्ग है बेसिकली जिनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ऐसे वर्ग को वंचित वर्ग कहते हैं। और वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए, मतलब जो वंचित वर्ग से जो बच्चे आते हैं तो उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, बेसिकली उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ठीक है,
उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, बिल्कुल भी नहीं बैठाना चाहिए अलग। उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। बिल्कुल गंदी सोच कह सकते हैं हम साइकोलॉजी को, इसके अंदर साइकोलॉजी के इस सोच को साइकोलॉजी के अंदर। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, बिल्कुल नहीं, बच्चों के अंदर टेंशन आ जाएगी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट दैम एंड इन्वॉल्व दैम इन क्लास डिस्कशन। देखो एक टीचर को चाहिए होता है कि जो ऐसे बच्चे जो वंचित वर्ग से आए हैं, बेसिकली उन वंचित वर्ग के बच्चों को इकट्ठा करके उनके बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें, ठीक है। और क्योंकि हमें सभी को पता है कि जो बच्चे जो हैं, चाहे वंचित वर्ग से हैं, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, सभी बच्चों के अंदर सीखने की काबिलियत होती है, ठीक है। रिसोर्सेज ही तो नहीं होते हैं, संसाधन ही तो नहीं होते हैं, लेकिन उन सभी बच्चों को फुल नॉलेज दी जानी चाहिए ताकि वो भी अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकें, आगे चल सकें, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज एन आइडेंटिफायर ऑफ ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यवहार है जो बच्चों को अधिगम निर्योग्य की पहचान करता है कि बच्चा डिसेबल है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है। आप देख सकते हैं एक ऐसा बच्चा जो बी को डी लिख रहा है, वो उसको 100 लिख रहा है, 21 को 12 लिख रहा है। तो ऐसे बच्चे जो हैं बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम, जो उनके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उनको प्रॉब्लम है। तो कोई डिसेबिलिटी उनके अंदर हो सकती है जिसकी वजह से उनको लिखने में प्रॉब्लम आ रही हो, समझ अंडरस्टैंडिंग में उनकी प्रॉब्लम है। ऐसे वर्ड जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, जो लाइक वर्ड होते हैं, जैसे कि वो सो एक तरीके से जो है लेटर जो है सेम ही यूज़ हो रहे हैं, तो बच्चे जो हैं ऐसे वर्ड पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बी और डी की शेप बिल्कुल एक से मिलती है लेकिन बच्चा जो है कंफ्यूज है। ऐसे वर्ड, ऐसे लेटर जो दिखने में एक जैसे होते हैं, बच्चे उनके अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ए चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली, एक बच्चा है जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो बेसिकली उसके साथ टीचर को क्या करना चाहिए। शुड नॉट बी गिवन एजुकेशन सिंस इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज टू हिम, बिल्कुल गलत बात, उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, ठीक है। नीड्स टू बी पुट इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल गलत बात, आपको सेग्रीगेशन तो करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड, शुड बी पुट इन ए रेगुलर स्कूल व्हाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजन, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। विशेष प्रावधान करते हुए उस बच्चे को नियमित विद्यालय में दाखिला दिलाना चाहिए, ठीक है। और शुड बी पुट इन ए रेगुलर स्कूल व्हाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविज़न, तो उस बच्चों को इंक्लूसिव, मतलब उस बच्चे को इंक्लूड करें, ऐसे स्कूल में इंक्लूड करें जो कि नियमित रूप से चलते हैं, जो कि रेगुलर स्कूल सिस्टम जो कि हमारे रेगुलर स्कूल होते हैं, उन्हीं स्कूलों के अंदर बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहिए विद स्पेशल प्रोविज़न, ठीक है। अगर एक बच्चा जो है आंशिक रूप से देख नहीं सकता, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सेपरेट कर दें या फिर एजुकेशन का उसको कोई मतलब ही नहीं है, एजुकेशन में सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, ठीक है। उसको रेगुलर स्कूल सिस्टम के अंदर इंक्लूड करें और बच्चे को पढ़ाएं विद स्पेशल प्रोविज़न, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। लर्निंग क्या है, सीखना क्या है। हैज़ वेरी लिटिल कनेक्शन विद इमोशन, is independent of a learner's emotion, is influenced by learner's emotion, is not affected by a learner's emotion। तो बेसिकली लर्निंग है, लर्निंग और इमोशन के अंदर क्या रोल है। तो बेसिकली जो लर्निंग होती है वो लर्नर के इमोशन से इफेक्ट करती है, ठीक है। लर्निंग और इमोशन का आपस में एक दूसरे का इंटरकनेक्शन है। बेसिकली जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा जो है पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, मैथमेटिक्स में उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो मान लो 5 साल बाद 10 साल बाद जो बच्चा ये सोचना स्टार्ट कर देगा कि यार मैथमेटिक्स में मैं अच्छा नहीं कर सकता, और उसकी जो ये थिंकिंग है, यानी कि जो उसका इमोशन है मैथमेटिक्स के प्रति, जो उसका डर है, बेसिकली यही उसको सीखने में जो है ये उसको नहीं सीखने में मजबूर करेगा। बच्चा ये सोचेगा कि मैथमेटिक्स मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इमोशन क्रिएट कर गया, ठीक है। अब लर्निंग नहीं होने देगा, जो इमोशन है वो डर है, अब वो जो है आपके अंदर लर्निंग नहीं होने देगा, या यूँ कहें उस बच्चे के अंदर लर्निंग नहीं होने देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इमोशन और लर्निंग जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, और ये है क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग के सामने। To enable students to make conceptual changes in their thinking, a teacher should,
बेसिकली टीचर जो है किसी भी स्टूडेंट के या फिर स्टूडेंट के चिंतन को इम्प्रूव करना चाहता है तो बेसिकली टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को करना चाहिए कि वो जो लेक्चर बच्चों को दे रहा है वो क्लियर कट वॉइस में दे, बिल्कुल जो स्टीक हम कहते हैं कि एक टीचर का पढ़ाना होता है, स्टीक नॉलेज बच्चे को दें। ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम थिंकिंग, तो डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, गलत बात हो जाएगी। ऑफर एन एक्सप्लेनेशन इन ए लेक्चर मोड, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है क्योंकि बच्चे को कॉन्सेप्ट को सुधारना है। मेक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चे को जो है कन्विंसिंग और क्लियर एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है, और बच्चे के साथ डिस्कशन करो, तभी बच्चे का जो है कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर पाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्राइमरी स्कूल क्लासरूम व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट मीन, तो बेसिकली प्राइमरी स्कूल क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में जो एक्टिव एंगेजमेंट का अर्थ क्या है, एक्टिव एंगेजमेंट किसको कहेंगे। इमिटेटिंग बिल्कुल गलत वर्ड है, बिल्कुल अपराध है। इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट, तो बिल्कुल सही बात है। एक्टिव क्लासरूम क्या होगी, एक्टिव एंगेजमेंट क्या होगी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। एक बच्चा जो है बेसिकली उसके अंदर क्यूरियोसिटी भरी हुई है, वो हर बात पे चीज़ों को पूछता है, क्वेश्चनिंग करता है, डिबेट करने की कोशिश करता है, तो ऐसा बच्चा जो है या फिर ऐसी क्लासरूम को हम एक्टिव एंगेजमेंट या उस बच्चे के इसी विशेषता को हम एक्टिव एंगेजमेंट कहेंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देख लेना। कॉपिंग द आंसर, बिल्कुल भी नहीं, आंसर को कॉपी नहीं करना चाहिए। मेमोराइजिंग द आंसर, आंसर को कभी रटना नहीं चाहिए। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जब वो अपने इंटरेस्ट के साथ उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तब वो ज़्यादा गतिविधि में भाग लेते हैं, जब वो ज़्यादा ही क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव कहलाते हैं जब वो अपने इंटरेस्ट के साथ आते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। अंडर स्ट्रेस, जब वो अंडर स्ट्रेस के साथ आते हैं तो क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। फॉर रिवॉर्ड्स, बच्चे अगर रिवॉर्ड्स के लिए आएंगे तो लालची कहलाएंगे। टू एस्केप देयर टीचर्स स्कोल्डिंग, या शिक्षक की डांट से बचने के लिए आएंगे, तो गलत बात है। और अपनी रुचि से आएंगे, अपने इंटरेस्ट से आएंगे तो उस एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के टोटल 15 क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया 2016 का क्वेश्चन पेपर है, ये फेब मंथ के अंदर कंडक्ट हुआ था और पेपर फर्स्ट है, ये पेपर फर्स्ट है, ठीक है। आज मैंने आपको कराए 16 से लेकर 30 क्वेश्चन। बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पेपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।